भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इमरजेंसी जैसी भयावह एक लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था देखी थी जिसमें उन लोगों को काफी यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। आइए जानते हैं खुद स्वामी जी से ही, एक लोकतंत्र जब आजाद हुआ और उसके बाद एक लोकतंत्र की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में उस समय क्या स्थिति थी। स्वामी जी, आपने तो इन तमाम बातों को झेला है और हमारा देश आजाद हुआ था और उसके बाद अगर कहा जाए तो एक सरकार के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी तो लगी क्योंकि इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका हार गई और 6 साल के लिए उसको आ, चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऐसा जजमेंट में आया न्यायाधीश का। तो हंगामा हो गया। हम्म। तो उस कारण से उन्होंने वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने में समय लगा। हम्म। तो इस बीच में जेपी का मूवमेंट तो बड़ी ताकत पकड़ ली थी और बड़ा भीड़ सब जगह थी। हम्म। तो वो घबराहट में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। वैसे जब कुमार मंगलम जिंदा थे जी। तो एयर क्रैश में 73 में उनकी देहांत हो गई। जी। वो सोवियत मॉडल जैसे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने किया था। जी। एक गाइडेड डेमोक्रेसी के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नया लिखे, सारी चीजें सोची गई थी। बट किंतु क्या हुआ कि इंदिरा गांधी थोड़ी डर गई, हम्म। तो उसको टालते गई। तो इमरजेंसी में उसी मॉडल को लेकर हम्म। उन्होंने हमारे मूलभूत अधिकार को निलंबित किया हम्म। और आपातकाल 352 धारा में सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लागू की और हम्म। लगभग 1,40,000 लोगों को बिना कोई चार्ज या कोई एक मीजा एक था जिसमें किसी को भी पकड़ सकते थे सरकार की इच्छा पर, हम्म। और 1,40,000 लोगों को जेल में भेजा था। हम्म। हमारे में से कई लोग थे जो भूमिगत हुए, खास तौर पर आरएसएस के लोग। हम्म। और नानाजी देशमुख हमारे एक रहनुमा जैसे थे, जी। संरक्षक। हम्म। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि तुम भी मेरे साथ भूमिगत रहिए, तो हम्म। मैं भी भूमिगत हुआ। बाद में नानाजी अगस्त 75 में गिरफ्तार भी हो गए। मैं अकेला पड़ गया। फिर उस समय आरएसएस ने तय किया हम्म। कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि जेपी ने कहा कि स्वामी की बड़ी पहचान है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर रहे हैं और वो जी। भी सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो हम्म। उनको भेजकर वहाँ वो प्रचार करेंगे तो हमारे देश में भी हम बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका सुन सकेंगे। हम्म। और वहाँ जो भारतीय हैं वो अपने रिश्तेदारों को सही खबर बता देंगे, क्योंकि उस हम्म। समय तक तो यही दुनिया में था कि कोई राजनीतिज्ञों को जेल में नहीं डाला, सिर्फ स्मगलर्स और चोर बदमाश डाकू, इन्हीं को हमने जेल में डाला है। यानी बाद में आपने जब ग्लोबल स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कमान संभाली थी ताकि लोगों को जी जी मैं बातें अपनी हाँ, पहुंचाई जा सके। जी। विशेष मैं 3 देशों में गया था, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका। जी। और उनकी जो आ, प्रसारण यंत्र थे, उसके जरिए तो हमने सारा दुनिया में खबर पहुंचा दी थी, और हिंदुस्तान में खास तौर पर, क्योंकि उन दिनों में लोग बीबीसी बहुत सुनते थे। हम्म। तो इसीलिए सारी खबर पता लग गई। हम्म। और फिर क्या हुआ कि 1 साल होने के बाद ये कोई मैं वही पीटी पीटी बातें इनको बोल रहा था, कोई नई बात तो आ रही नहीं थी। और वैसे भी भूमिगत लोग चुप थे, और जो ऊपर पकड़े गए थे जो भूमिगत नहीं थे वो जेल में थे। तो कोई कुछ नहीं हो रहा था। तो सवाल ये था कि मैं विदेश में रहकर, लोग कहेंगे मजा ले रहे हैं, हम्म। आ, और कुछ मुझे प्रचार में मीटिंग्स में भी संख्या कम होती गई। तो मैंने कहा है कि मुझे कुछ करना है जिससे ये सिद्ध करना है जी। कि हमारी भूमिगत संगठन प्रभावी है। हम्म। और इसीलिए मैं
हिंदुस्तान वापस आया, यद्यपि मेरे नाम पर वारंट था, मेरे पासपोर्ट कैंसिल था, परंतु मेरे हाथ में था। और दिल्ली हवाई जहाज में, हवाई अड्डे में या विमानपत्तन में उतर कर मैं एक ऐसे रास्ते से, मुझे तो दिखाना पड़ेगा आपको कभी एयरपोर्ट में जाकर, उस रास्ते से मैं निकल गया ताकि कोई कस्टम्स वस्टम कुछ नहीं था। अच्छा। और फिर मैं 5 दिन भूमिगत था दिल्ली में, और मैंने ये सोचा कि पार्लियामेंट में आऊं और 1 मिनट का भाषण देकर चली जाऊं। तो जब शोक प्रस्ताव होती है, पहले पहले होती है, जब हमारी सेशन शुरू होती है अगस्त 10 तारीख 1976 में, जी। तो पहला होता है शोक प्रस्ताव। हम्म। उस समय मैं पार्लियामेंट में अंदर गया, हम्म। और सब विपक्ष तो बॉयकॉट करी हुई थी, तो जगह खाली थी सारा। हम्म। कांग्रेस वाले हैरान हो गए, ये तो कल तो अमेरिका में था, आज यहाँ कैसे आ गया। और सोचते सोचते मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आपने इस सारे लोगों की विवरण की है जो देहांत, जो स्वर्गवास हो गए हैं, परंतु लोकतंत्र भी तो मर गया है, उसका नाम आपको रखना चाहिए। तो उस समय जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं निकल रहा हूँ। अब इन लोगों को उस समय कहना चाहिए था कि वॉच एंड वॉच स्टाफ होती है हमारी, कि इसको रोक कर पकड़ कर पुलिस को हवाला करना चाहिए, पर तो वो इतने शॉक में थे कि जब चेयरमैन ने कहा कि सब शोक प्रस्ताव में लिए 2 मिनट साइलेंस के लिए खड़े होंगे, सब 2 मिनट के लिए खड़े हो गए। उस समय मैं निकल गया, और फिर मैंने वेश बदल करके रेलवे स्टेशन में जाकर बम्बई पहुंचा। बम्बई से संघ ने मेरा देखभाल किया, और नेपाल के राजा मेरे विद्यार्थी थे हार्वर्ड में, उन्होंने कहा स्वामी यहाँ आएगा तो मैं उसको अमेरिका वापस पहुंचा दूंगा। तो नेपाली ड्रेस पहन के मैं पार करके अमेरिका वापस गया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव घोषित हो गए, मैं चुनाव के लिए आ गया था। ये हमारी मेरे कर्म थे उस समय। स्वामी जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अभी भी इमरजेंसी वीक मनाया जा रहा है, और अगर कहा जाए आज 26 तारीख है, आज ही से एक्चुअल में लागू किया गया था। और क्योंकि देर रात 25 जून को ये कागजात निकाले गए थे, और उसके बाद देश में लागू हुआ था इमरजेंसी 26 जून से। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसकी बरसी पे कहें अगर, तो ये बात निकालती है। और ये अब उन्हें भी महसूस हो रहा है कि उनके पूर्व नेत्री या भारत की प्रधानमंत्री ने जो ये लगाया इमरजेंसी, कांग्रेस के लिए एक काला धब्बा, एक काला अध्याय बन गया, जिसकी दाग वो अभी तक नहीं धुल पा रहे हैं समय समय पर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि माना कि इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से, वो एक बड़ी गलती थी, लेकिन देश में हालात आज भी इमरजेंसी की तरह हो गए हैं। ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आपकी पार्टी? इमरजेंसी जैसे ही कहना तो गलत है। आज भी हम घूम रहे हैं, कोई आके पकड़ेगा और अंदर कर देगा ऐसा तो कोई डर नहीं है। कोई हाँ बनावटी अपराध करके अंदर करे, वो तो पहले भी होता था। मुझे इंदिरा सोनिया गांधी ने एक झूठा आरोप पर कि मैंने हिंदुओं को भड़काया, उस पर वारंट जारी कर दी थी। मैं कोर्ट में जाकर उसको रुकवा दिया था जी। परंतु उसी प्रकार से आज भी है। हम अंदर करते हैं और कोर्ट उनको बाहर छोड़ती है। तो इमरजेंसी कहना तो गलत है। उस समय तो कहते हैं मूलभूत अधिकार भी नहीं आपको प्राप्त है इमरजेंसी में। ये जो आपातकाल थी उसमें कोई अधिकार नहीं थी, तो इमरजेंसी के साथ जोड़ने के, हाँ उस दिशा में जा रहे हैं ये आप कह सकते हैं, परंतु वो हमारी कमजोरी है। अब मैं पार्टी में हमारी जो नीतियां हैं जो मुझे नापसंद है और हमारी पुरानी बीजेपी की नहीं है, उसमें मैं आलोचना करता हूं। अब कांग्रेस में आज भी नहीं कर सकते कोई। तो बहुत फर्क है, इसको बस इस सस्ते तरीके से नहीं रखना चाहिए। बहुत गंभीर मामला था इमरजेंसी, और आज जो है उसको उसके साथ जोड़ना गलत है।
परसों कश्मीर पे बैठक की प्रधानमंत्री ने, धारा 370 हटने के बाद, 35 हटाने के बाद अंदर बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक भी हुई। आपको क्या उम्मीद लगती है? बाहर कुछ विपक्षी पार्टियों ने, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि कश्मीर में उन नेताओं को जो नजरबंद किया गया, वो भी हालात इमरजेंसी से कम नहीं थे। नहीं नहीं, उनको अधिकार था कोर्ट में जाने के लिए, कई लोग कोर्ट में भी गए और छूट के आए। सवाल यह है कि कश्मीर हमारी अटूट हिस्सा है। हमारे परिवार में हम गर्व से कहते हैं कि हमारी गोत्रा काश्यप है। ऋषि काश्यप ने तो कश्मीर को पैदा किया जी। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, वो वहां जाकर एक मंदिर भी खोला है दुर्गा का श्रीनगर में। और सब हमारे जो पुण्य स्थान है वो कश्मीर में है। और बीच में इन्हें धर्म परिवर्तन करके मुसलमान की मेजॉरिटी बनाई गई, वो भी सिर्फ खाड़ी में, माने कश्मीर वैली जिसको कहते हैं। जम्मू तो आज भी मेजॉरिटी हिंदू है, लद्दाख मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है। तो सिर्फ ये खाड़ी में उसको लेकर ये सब इतने नचाते हैं। और कांग्रेस के काल में वो सेक्युलर बनने के लिए इतनी उनकी पागलपन थी कि कई चीजों में उन्होंने उनको करने दिया। आर्टिकल 370 जो है वो तो हमारे संविधान में जब लाया गया था, बड़े बड़े विरोध के बावजूद, जवाहरलाल नेहरू की इच्छा है, ये सरदार पटेल ने खुद कहा, ये थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि वो यूएन में चले गए, उसमें 2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको हटा देंगे। और तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि अस्थायी है, टेम्पररी है। अब 70 साल के बाद इसको हमने ध्यान दिया, ये हमारी वचन भी थी, तो इस वचन के कारण हमने इन्हें पूरा करना पड़ा था। तो इसमें कोई लोगों ने कहा आग लग जाएगी, तब कश्मीर अलग हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी हम तैयार थे, पर कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी देश की अखंडता पर, हमारी देश को फेडरल फेडरल कहते हैं, हमारी संविधान फेडरल नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार किसी प्रांतीय सरकार को डिसमिस कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकती है। ये फेडरेशन में कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी है कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 1 इंच भी हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, जमीन का विलय करा सकते हैं, परंतु तोड़ नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि जो कर रहे हैं वो मौज कर रहे थे आर्टिकल 370 में। अब कश्मीर पंडितों को, सिखों को, 5 लाख लोगों को भगा दिया वहां से। कोई प्रयास हुई है किसी मुसलमान नेताओं से कि भाई वापस आ जाओ, कश्मीरियत में हिंदुओं को भी होना है? कोई नहीं बोलता है। तो मुसलमान के लिए ही बोलेंगे, हम हिंदू के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदू मेजॉरिटी हैं। ये मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग की उसको करना नहीं चाहिए था, पर अमेरिका का दबाव था दिखाने के लिए कि कुछ हो रहा है। 370 तो हटने वाली नहीं है, ये लोग उसके पीछे से हटेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे वहां, वो उग्रवादी सब उनको मार देंगे। क्या लगता नहीं कांग्रेस फिर से दोबारा वही गलती कर रही है? फिर से वो कह रही है कि पुराने स्टेटहुड में ही कश्मीर को वापस आना चाहिए। कांग्रेस अपने की आत्महत्या करने की स्थिति में है, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। वो चाइना का आज तक उन्होंने कहा, कंडेम नहीं किया चाइना को। हाँ, बात तो दूसरी है कि मोदी ने भी कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पर तो हमारी बीजेपी तो आवाज उठा रही है। और मैं तो रोज बोल रहा हूँ ये चाइना को ठीक करो, बट उनके तरफ से कोई, सिर्फ हमारी आलोचना करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर चाइना ने गलती की, हमारी जमीन को आकर पकड़कर, इन्हें कब्जा करके, वो अभी तक नहीं बोलते। सरकार ने जो कदम, उससे आप संतुष्ट है? चाइना पर जो सरकार ने कदम उठाए हैं मैं हमारी सरकार के जिससे बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। हमें अपनी फौज आज की परिस्थिति में बहुत मुश्किल है, परंतु उस समय जब ये आए थे और हमें पता लगा, उसी समय हम उनको भगाने चाहिए। हमने
गलवान में करके दिखाया हमने, कैलाश रेंज में करके दिखाया, परंतु वापस में फिर बातचीत में चले गए। ये बातचीत का शौक क्यों है मुझे नहीं समझ में आती। वो हमारी जमीन में बैठे हैं, हम उनके साथ, हमारी छाती में कोई बैठा है तो हम उससे वार्तालाप करेंगे, उनको पहले उठाएंगे, भगाएंगे, और भगा सकते थे। अब तो चाइना ने बहुत बड़ी एयरपोर्ट ये सब बना ली, सरकार ने देर की कुछ कदम समय का उठाए, उपयोग किया उन्होंने। हाँ और हमारी हाँ, सरकार ने देर की, आप मानते हैं कुछ हमारी नहीं? सरकार ने गलती की, तुष्टिकरण की मेरी राय में। चाइना से युद्ध करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि 62 अब कभी नहीं होगा, 1962। हम्म। वो हमें छोटा दिखाने के लिए सब किया है, और सफल भी हो गए। स्वामी जी, एक मुद्दा है धर्मांतरण का, जिसपे आप हमेशा से बोलते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंत योगी हाँ आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में हाँ। इतने लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया, और अब जाकर सरकार को यह मालूम चल रहा है, तो इस पे क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी कुछ लापरवाही रही? देखिए, धर्मांतर अपनी इच्छा के अनुसार होगी तो कोई रोक नहीं सकता, बट जैसे ये क्रिश्चियंस करते हैं, मुसलमान करते हैं, ऐसे बड़े बड़े थोक में जी। हम फुटकर में करते हैं। हम्म। माने कोई आता है, कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं। हम्म। किसी की जबरदस्ती हुई है तो उसकी रिपोर्ट आ जाए, मेरे पास ही आ जाए, पुलिस नहीं सुनेगी तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। परंतु हो रही है, उतना उतना ज्यादा नहीं हो रही है। हमारी हिंदुओं की पॉपुलेशन भी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुसलमानों के अनुपात में ज़्यादा है, जी। तो ज़्यादा बेहतर है, तो हमारी पॉपुलेशन भी कम होते, जैसे आप अमीर होते जाएंगे, आप कम बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि उनको स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, विदेश भेजना। अब ये कर्मचारी है, वो कहता है अच्छा ये भी हमारे लिए नौकरी करेंगे, खेत में भी काम करेंगे, उसलिए वो बच्चा पैदा करते हैं, उनको पढ़ाई नहीं कर देते हैं। तो ये जैसे पॉपुलेशन में जरूर एक बराबरी नहीं है। मुसलमान की पॉपुलेशन हिंदुओं से तेजी से बढ़ रही है, उस मुसलमान का कसूर नहीं है, वो ज्यादा गरीब है हमारे हिंदू से। और तो जैसे आप देखोगे, केरल के हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ और उत्तर प्रदेश के हिंदू की पॉपुलेशन ग्रोथ में, उत्तर प्रदेश के हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ 3-4 बच्चा पैदा करते हैं, तो केरला में एक ही बच्चा पैदा करते हैं, या मैक्सिमम 2। क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे, जैसे पढ़ाई होगी और लोगों की आशा बढ़ेगी कि हम विदेश में जाकर डिग्री लें, हम अच्छा काम करें, हम सिर्फ सफाई मजदूर या चौकीदार का काम ना करें, हम्म, तो फिर लोग अपने आप बच्चे को, जितने बच्चा पैदा करते हैं उसको सीमित रखेंगे। क्या वो लगता है हिंदू में दो हो रहा बच्चों है, का बट कानून मुसलमान में भारत नहीं में हो आना रहा चाहिए? है। दो बच्चों जी, का कानून लगता है कि भारत में आना चाहिए, भारत नहीं, सरकार को? कानून से नहीं होगा। जैसे इनकम टैक्स लगा करके काला धन से सब बच जाते हैं, वैसे बच्चा पैदा करेंगे, कौन इसकी हिसाब लेगा? सरकारी इतनी बड़ी नौकरियों में देश तो में सरकार काम पाबंदियां। करेगी, हम छिपा के रखेंगे, कह देंगे ये मेरी बहन की बच्चे हैं। स्वामी जी, नहीं, इमरजेंसी वो नहीं में चलेगा। लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूलों की फीस माफ कर देना चाहिए सबके लिए, और अच्छे अच्छे स्कूल बननी चाहिए, बड़ी सोसाइटी। हम सिर्फ 1.5% हमारे जीडीपी बजट के, सिर्फ 1.5% हम खर्च करते हैं एजुकेशन में। किसी देश में, बड़े देश में जो विकसित अपने को कहती है, उससे 6% से कम नहीं होता है। कोरोना हाँ, में तो ये 1.5%। और कम हो गई, देश की और कोरोना अर्थव्यवस्था में जिस गरीबी तरह से बहुत मार बढ़ा है, खाई। मध्यम वर्ग के बहुत लोग आज अ, गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको समाधान कर सकते थे, परंतु हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई आइडिया ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। कहीं ना और कहीं इकोनॉमिक्स पढ़े भी मिसमैनेजमेंट रहा। हाँ। कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, जिस तरह से कोरोना में एक हाहाकार ही मचा। मिसमैनेजमेंट था कि हम लोग पहली बार जब सफल हो गए, उसको हमने ढंढोरा पीट करके भूल गए कि ये दोबारा सेकंड वेव भी आ सकता है। हम्म। अब हम डरे हुए, थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। हम्म। ठीक है, लोगों को सावधान कर दो, परंतु हम्म। वहाँ अपने छाती ठोक कर कि हमने किया, हम दूसरे देशों के लिए भी करेंगे,
इस अहम भाव, इसकी जो गर्व हमने किया, उससे हमारा नुकसान हुआ। इसी मुद्दे को विपक्ष ने भी पकड़ा है स्वामी जी, जिस तरह से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी अपने देश में हुई, अभी तक सबको नहीं लग पाया वैक्सीन, फिर शुरुआत में वैक्सीन बाहर क्यों भेजी गई? आलोचना करना तो बहुत आसान है जी। जब बोलना था तब नहीं बोले। जब ये फर्स्ट राउंड लगभग खत्म हो गई थी फरवरी में, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला? भाई क्या कर रहे हो आप? वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहे हैं। और ये कोवैक्सीन जो आज चमक रहा है, उसको तो मैंने लड़कर लाए थे। प्रधानमंत्री ने पहले तो अंग्रेज वालों का कोई एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफर्ड, उसको कोविशील्ड कहते हैं, उसके लिए ही जोर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट के कमेटी का मेंबर हूँ हेल्थ का, मैंने हंगामा किया, तब प्रधानमंत्री ने रातों रात उसको क्लियर किया था। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? सफल है। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? मैंने कोवैक्सीन, वो जो लेकिन आज तो देश में हमारे स्वदेशी कोवैक्सीन है। उपलब्ध ही नहीं है लोगों को, वो बहुत बात मुश्किल सही से। है, क्योंकि वो हमारी, इनको पैसा देना चाहिए था। जी। सरकार अमेरिका में देखो कितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने बांटा है कि जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो। इसी ये हमें चाहिए, जी। वो नहीं किया हमने। हमने उल्टा उनको कहा कि पैसा दो हमें। स्वामी जी, एक सवाल, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और नरेंद्र हाँ। मोदी के अगेंस्ट में सारी पार्टियां इकट्ठा, आपने पिछले दिनों देखा राष्ट्रमंच, आपके पुराने सहयोगी यशवंत सिन्हा ने बुलाई एक बैठक, और उसमें फिर से 2019 की तरह एक मंच पर सभी नजर आए। 2022 तो में 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य राज्य के भी चुनाव हैं। देश में एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, इससे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को या उनके इमेज को नुकसान पहुंचेगा, या कहीं संशय आप देखते हैं 2024 और उससे पहले जो स्टेट के चुनाव नहीं, हैं? 2024 में पहला फैसला करना है, मुझे नहीं, पार्टी को नहीं, पर मोदी को। क्योंकि वो 10 साल से ये बोल रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा हैं वो पद में नहीं होना चाहिए। और आडवाणी और मुरलीधर जोशी और शांता कुमार इन सबको किनारे कर दिया था। तो अब वो 75 साल होने वाले होंगे, तो वो क्या कहेंगे, मेरे ऊपर ये लागू नहीं हो सकती। फिर तो एक उनकी प्रतिमा में ठेस पहुंचेगी। उनको अभी से बताना चाहिए कि भाई मैं 75 साल होने के बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है पार्टी उसको मान ले, मैं नहीं जानता। चुनाव के समय तो लेकिन वो एलिजिबल रहेंगे। हु कौन? मैं तो ये मानता नरेंद्र ही नहीं। मोदी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो तुम 90 साल भी हो सकते हो। अभी मलेशिया में जो बना है प्राइम मिनिस्टर, 93 माने 93 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था, ये गलत था, ये नहीं मानते हैं? नहीं, कोई संशोधन नहीं हुआ, ये सब जबानी बात अरुण जेटली का था। अच्छा, ये संशोधन नहीं हुआ था? हाँ, कोई ऐसा नहीं है। दोबारा संशोधन की जरूरत समझते हैं सर? नहीं, क्यों? कई वापिस पुराने नियम जो थे। अरुण जेटली जो लाया था वो 65 साल में ही मर गया। कौन कब तक रहेगा ये तो भगवान तय करता है। राजनीति में आप मानते हैं कि अनुभव उम्र से ही आती? अनुभव बहुत जरूरी है, और अनुभव से ही आप फिर आगे गलती नहीं कर सकते। जब आपका अनुभव नहीं है तो गलतियां बहुत होती है। इसीलिए एक वरिष्ठ और एक युवा दोनों साथ मिलकर करना चाहिए, जैसे एक प्राध्यापक और विद्यार्थी होते हैं, ऐसा करना चाहिए। सर, 2024 में क्या आप देखते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार ही दोबारा बनकर आएगी, या किसी विपक्ष, राहुल गांधी भी विपक्ष में, हालांकि उन्होंने उन्होंने हाथ नहीं मिलाया अभी तक, तीसरे मोर्चे का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उससे अगर देखा जाए तो? अब देखिए, 3 साल बाकी है जी। और क्या क्या घटनाएं हो जाएंगे, ये तो एक महीने में घटनाएं हो जाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जेल चले जाएंगे नेशनल हेराल्ड में, तो क्या होगा? वो तो मैं तो सरकार नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ। तो आप, मैं तो कभी छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने जयललिता को जेल भेज दिया, शशिकला को जेल भेज दिया, चिदम्बरम को जेल भेजने वाला हूँ। 106 दिन तो वैसे रिकवरी आया है।
बिल पर। तो मैं कहता हूं कि इतना दूर देखने की जरूरत है, परंतु मेरा जो अनुमान है, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनमें हम उत्साह पैदा करते हैं। उत्साह की कमी आई है बंगाल के चुनाव के बाद? हाँ जरूर आई है। बंगाल में क्या बंगाल से गलतियां हुई? नहीं, क्या है कि दूसरे पार्टियों से हमने ऐसा ऐसा भीड़ भरा है हम्म। कि लोग कहते हैं कि हम इतने साल मेहनत करके इस पार्टी को इतना लाए और हमें अब क्यों, क्या जल्दी जरूरत है। अब कलकत्ता में तो 133 146 लोगों को तृणमूल से भर्तियां हुई। लिया, अब सब भाग रहे हैं वापिस, वहां तो हाँ, धरना सब करके वापस जा, बैठे हैं। कई लोगों ने तो बस, टीएमसी वापस ज्वाइन कर लिए। हाँ उन्हें धरना कर रहे हैं कि मुझे हमें वापिस लो, हमें वापिस लो। जो वहां पे बीजेपी राष्ट्रीय के है वो कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय काफी। नहीं नहीं, ये सुनिए, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मिस्टर मुकुल रॉय, वो भी चले गए। हम्म। ये कि तुम्हारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कोई पद का कोई कीमत नहीं है कि कोई भी लफंगा आ जाए उसको दे दो, क्योंकि आपके यानी कार्यकर्ता बनेंगे, हम्म। यानी व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनेंगे। ये फिर से ये स्टेट के जाना चुनाव में चाहिए। भर्तियां शुरू हो कार्यकर्ता गई हैं को सर। कार्यकर्ता को आप कीमत नहीं दोगे तो वाजपेयी का हाल हो गया, इंडिया शाइनिंग और हार गए, बुरी तरह हारे, हम्म। 114 पर पहुंच गए थे। हम्म। कार्यकर्ता है जो बिना पैसा काम करता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्यादा लोग हैं हम्म। और वो बूथ में बैठते हैं, उनको एक एक घर को पता है, वो लोकली वहाँ शाखा चलाने वाले लोग हैं, सब पता है उनको। उनकी उपेक्षा करोगे तो जीत नहीं सकते, परंतु मैं समझता हूँ ये सब ठीक होगा और 2022 24 में यानी 2024 में हमारी सरकार निश्चित बनने वाली है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है सर। एक घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लैंड स्कैम की बात कही जा रही है, किस तरह देखते हैं आप इन बातों को? मैं तो इसको ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो देख रहा हूँ काम हो रहा है कि नहीं। और जिसके ऊपर आरोप लग रही है चंपत राय, वो तो साधु आदमी है, हम्म। जीवन भर उसका डिग्री विग्री सब है, सब छोड़ के आया हम्म। और स्वयंसेवक बना, प्रचारक बना, बीएचपी का नेता है। उस पर आरोप लगाना मैं समझता हूँ बहुत अन्याय है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम अब कर क्या रही है। है मैं नहीं जानता, मैंने इसमें गया नहीं, जी। क्योंकि उसके उस कमेटी के अध्यक्ष तो हैं निपेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी कहा मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। इमरजेंसी तो में क्या हुआ ये सब मोदी को तय करना चाहिए, क्योंकि मैं जिता के देने के बाद मोदी ने सारा अपने हाथ में ले लिया था, यहाँ तक कि मुझे शिलान्यास में आने भी नहीं दिया। तो ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, अब तुम संभाल संभाल के बताओ, ये लोग झूठ आपने बोल रहे हैं लंबा तो इनको केस अंदर लड़ा। करो। हैं? आपने एक हाँ मैं लंबा जब नहीं, संघर्ष किया अदालत में। 7 साल के लिए एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं आने शिलान्यास के में बाद एक आपको नए आमंत्रण नहीं मिला था? नहीं मिला था। अब राम उसके सेतु बाद का आप मैं राम कहता मंदिर हूँ, गए कभी? अभी गए अब जब से नहीं लोगों के नहीं, सार्वजनिक। मैं गया था 15 सितंबर 218, उसके बाद मैं नहीं गया कभी। निर्माण के बाद अब जाएंगे रामलला के हाँ दर्शन? बनने के बाद जाऊंगा पूजा करने के लिए। बट रामचंद्र जी के मंशा में क्या मैं नहीं जानता। अभी पहले पानी अंदर डाल दी, सरयू का नदी शिला शिला बन रही थी उसके भीतर पहुंच गई। हम्म। अब उसको साफ करते करते दिसंबर हो जाएगा। हम्म। अब ये झंझट आई है, पता नहीं क्या हो रहा है। परंतु मैं चाहता हूँ कि राम मंदिर बने और मैं एक नया प्रोजेक्ट में लगाऊं काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए। अच्छा। सारे संत लोगों ने मिल करके मुझे अध्यक्ष चुना है हम्म। और कमांडर इन चीफ भी बनाया है। हम्म। तो मैं विधि अनुसार जी। इसको करके दूंगा और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान भी मान ले, जी। नहीं तो कानून में हारेंगे, क्योंकि काम तो काशी पूरा मथुरा, मेरे पक्ष में क्या है। ये मथुरा वाले ये में? तीन बस ये तीन, क्योंकि एक राम पैदा हुए और कोई जगह में नहीं पैदा हुए। तो राम मंदिर तो अनेक है, परंतु जन्मभूमि में एक ही है,
वो उसको तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाया, अब हम उसको मंदिर बना रहे हैं। मगर कृष्ण इन्हीं बातों पर जन्मभूमि वही कांग्रेस है। आरोप लगाती है कि जब भी और भारतीय जनता आरोप पार्टी लगा आती है तो लीजिए, वो सौहार्द हम जो तो है भारत कांग्रेस के हम तो लोकतंत्र का, उसे खत्म करने की कोशिश की हम जाती तो है। सब कोर्ट के जरिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या हो सकता है। और हम कांग्रेस जैसे नहीं हो सकते ना। हम तो एक सिद्धांत में आए हैं, हिंदुत्व के सिद्धांत पर, उसके अनुसार करेंगे। जी, इमरजेंसी से ठीक है जी। सारी पार्टियां अलग अलग निकली। एक आखिरी सवाल सर, हाँ उसी जी। समय मुलायम सिंह भी थे, उस समय बाकी पार्टी के हाँ। शरद यादव थे, जो अब तमाम रामविलास पासवान, तमाम नेता थे, कांग्रेस के भी कई नेता, कांग्रेस नहीं बाकी पार्टियों के जो समाजवादी विचारक थे, अब अलग अलग सारी पार्टियों में हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग आमने सामने हो चुके हैं, एक ही विचारधारा से निकले हुए अलग अलग नेता। और दुश्मनी भी ऐसी कि कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से भी आगे बढ़कर नीति और पर्सनल आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप, क्या मानते नहीं कि बहुत ज्यादा कटुता आ गई है राजनीतिक पार्टियों के अंदर? देखिए, पहले चीज है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है तो ये पार्टी हिंदुत्व पर पैदा हुआ, और हिंदुत्व से हट जाओगे तो कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, फिर वही पैसा वैसा बांटना, शराब देना, वही वही चलेगी चुनाव में। हम्म। तो हम जैसे लोगों को कोई फिर दिलचस्पी नहीं है। हम तो जनसंघ में आए थे, उस समय जनसंघ कुछ भी नहीं था, और हार्वर्ड के प्रोफेसरशिप छोड़ के आए। इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई, मुझे प्रोफेसरशिप IIT से हटवा दी थी हम्म। उस समय कि तुम हम्म। कैसे जनसंघ में हो सकते हो। तो आज मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी, अब उसकी विशेषता है, हाँ, नेशनल NDA है, उसमें हम बाकी लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु मूल धारा हमारी हिंदुत्व की होनी है। नहीं तो कार्यकर्ताओं को हम जो जो वास्तव में हमारी पूंजी तो वही है। नहीं तो हम कांग्रेस जैसे, ये है दाऊद इब्राहिम को भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, इस प्रकार की राजनीति हम नहीं कर सकते। कार्यकर्ता चले जाएगा, फिर तो वाजपेयी का हाल होगा। वाजपेयी तो बहुत लोकप्रिय थे आप लोगों के बीच में, हम्म। इतनी बुरी तरह हारे, हम्म। ये कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। हम्म। ठीक है बहुत जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। ETV भारत से बातचीत करने के लिए। तमाम बातों पर हमने आपसे चर्चा की, इमरजेंसी की यादें आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।